गर्मी से बचने के लिए पानी के ड्रम में रहने वाला ससुराल। हे भगवान, ये क्या हो गया है? ये ड्रम इस तरह लुढ़कता हुआ कहाँ जा रहा है? कहीं कोई भूकंप तो नहीं आ गया है? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ड्रम कहाँ जा रहा है? कहीं हम लोग किसी गड्ढे में तो नहीं गिर जाएंगे ना? कहीं हम किसी गाड़ी से तो नहीं टकरा जाएंगे? हमारा घर तो वैसे भी रोड के पास ही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो? किस तरह से इस ड्रम को रोकूं? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे भगवान, अब तुम ही कोई मदद करो। काश हम लोग इस ड्रम के अंदर आ ही ना होते तो आज ऐसे नहीं होता। लगता है हम सबका ये आखिरी पल है। आखिरकार ये पूरा परिवार इस ड्रम के अंदर क्या कर रहा था? क्या कारण था इस पूरे परिवार का इस ड्रम के अंदर रहने का? भला ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो उन्हें इस तरह ड्रम में रहना पड़ रहा था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। गर्मी ने भी हद कर दी है। अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है अभी, और गर्मी तो देखो, ऐसा लग रहा है अप्रैल नहीं बल्कि जून जुलाई चल रहा हो। बाप रे बाप, अभी से यही हाल है, न जाने आने वाले महीनों में क्या हाल होने वाला है हमारा। पड़ोसन बता रही थी कि इस बार तो काफी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। जल्दी जल्दी घर की दीवारों को गीला करें, अगर ठीक से गीली नहीं हुई तो रात भर गर्मी से परेशान होते रहेंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या जिंदगी है हमारी। गर्मी से बचने के लिए सभी के घर में कूलर एसी हैं, और एक हम लोग हैं जो घर की दीवारों को गीला करके गर्मी से बच रहे हैं। अब कर ही क्या सकते हैं? जब पैसे ना हो तो कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। पूरा परिवार एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। शुरुआत में तो मिट्टी का घर इन्हें काफी ठंडक दे रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी तो उस मिट्टी के घर के अंदर भी इन्हें काफी गर्मी लगती थी। गर्मी से बचने के लिए ये लोग मिट्टी की दीवारों पर बाहर से पानी डाला करते थे, जिससे रात में थोड़ी बहुत ठंडक रहती, लेकिन दिन में सबका गर्मी से हाल बेहाल हो जाया करता। माँ, बहुत चींटी काट रही है। देखो ना, मेरा हाथ कितना लाल हो गया है चींटियों के काटने से। कितने ज्यादा मच्छर भी काट रहे हैं। हम लोग बाहर आंगन में नहीं सो सकते क्या? अरे बेटा, घर के अंदर इतने मच्छर नहीं है जितने बाहर हो रहे हैं। आंगन में तो सोया भी नहीं जाता। कल रात जब मैं बाहर सोने के लिए गया तो मच्छरों ने इतना काटा कि रात भर बस उन्हें मारने में ही गुजर गई। बहुत मच्छर है बाहर, इससे अच्छा तो घर के अंदर ही सो लो। लेकिन इस गर्मी का क्या करें? गर्मी से तो हम सब का हाल बेहाल हो रखा है। दिन में घर आग की भट्टी की तरह भभकता रहता है, रात में थोड़ी ठंडक होती है तो मच्छर और चींटी परेशान कर देते हैं। गर्मी में पूरा परिवार सुबह से रात तक हमेशा परेशान रहता था। पैसे न होने की वजह से ये लोग गर्मी से बचने के लिए एक कूलर तक नहीं ले पा रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह सतीश फैक्ट्री से काम खत्म कर घर लौट रहा होता है कि तभी उसे एक कबाड़ी की दुकान पर बहुत बड़ा सा ड्रम दिखता है। भाई साहब, ये तो काफी ज्यादा बड़ा ड्रम है। ये यहाँ क्या कर रहा है? भला इतना बड़ा ड्रम आपको कौन देकर गया? अरे यही पास में कोई परिवार रहता था, वो आज यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए तो उन्होंने ये ड्रम मुझे बेच दिया। अब क्या करूं, समझ इसका नहीं आ रहा है। कौन खरीदेगा इसे? गर्मी का मौसम है, आए दिन हमारे मोहल्ले में पानी जाता रहता है। एक काम करिए, ड्रम मुझे बेच दीजिएगा, घर ले जाकर रख दूंगा। जब पानी आएगा तो पूरा भर दूंगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो इसी के पानी से गुजर चलेगा हम लोगों का। वो कबाड़ी वाला सिर्फ 100 रुपए में इतना बड़ा ड्रम सतीश को बेच देता है, जिसे घर लाकर सतीश रख लेता है और पानी के आने का इंतजार करता है। उस ड्रम को आए 1 से 2 दिन हो चुके थे और आज मोहल्ले में पानी भी आ जाता है। लता जैसे ही ड्रम में पानी भरने के लिए जाती है तो देखती है कि ड्रम जमीन पर लेटा हुआ है और उस ड्रम के अंदर 3 से 4 बिल्ली के बच्चे हैं, जिसे देख लता, अरे ये ड्रम के अंदर बिल्ली के बच्चे कहाँ से आए? और देखो तो कितने आराम से सो रहे हैं। इन्हें क्या गर्मी नहीं लग रही? अरे माँ, लगेगी भी कैसी? ये ड्रम तो देखो कितना ज्यादा मोटा है और इसके अंदर कितनी ज्यादा ठंडक भी है। ये बिल्ली के बच्चे आराम से इसके अंदर रह रहे हैं। काश हमारा भी ऐसा ही घर होता तो कितना अच्छा होता ना। वैसे ये ड्रम इतना बड़ा है कि हम सब लोग आराम से इसके अंदर जाकर बैठ सकते हैं, और इसके अंदर तो काफी ठंडक भी है। एक काम करते हैं, हम लोग दिन में इसी ड्रम के अंदर रहा करेंगे। रात में तो वैसे ही इतनी गर्मी होती नहीं है, और दिन में जब गर्मी होगी तो इस पानी के ड्रम के अंदर जाकर बैठ जाएंगे। इससे दिन और रात दोनों हम गर्मी से बचे रहेंगे। लता ये बात अब घर वालों को बताती है। सुनने में तो ये बात काफी अटपटी थी, लेकिन गर्मी से बचने के लिए अब इस गरीब परिवार के पास और कोई चारा भी नहीं था, जिसके बाद अब दिन भर ये पूरा परिवार इस पानी के ड्रम के अंदर जाकर बैठ जाता है, जिससे इन्हें काफी ठंडक भी मिलती है। अरे बहू, ये पानी का ड्रम तो अंदर से काफी ज्यादा ठंडा है। मैंने सोचा नहीं था कि इसके अंदर इतनी ठंडक होगी। हाँ बहू, सच में ये ड्रम है तो बड़ा ठंडा। अब से हम लोग दिन भर इसी पानी के ड्रम में ही रहेंगे।
गर्मी से बचने के लिए पूरा परिवार अब दिन भर उस पानी के ड्रम के अंदर रहता, जिससे गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिलने लगी थी। 1 से 2 हफ्ते तो इस गरीब परिवार को इस पानी के ड्रम के अंदर रहने में जरा भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे बीतते दिनों के साथ गर्मी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे अब ये पानी का ड्रम भी हल्का हल्का गर्म होने लगता है। बहू, इस पानी के ड्रम के अंदर तुझे गर्मी नहीं लग रही है क्या? माँ जी, गर्मी तो लग रही है। एक काम करते हैं, इस पानी के ड्रम के अंदर थोड़ी देर के लिए पानी भरकर छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद पानी निकाल देंगे तो ड्रम भी ठंडा ही रहेगा। रोहन ड्रम के ढक्कन के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है तो वहीं लता उसमें पानी से भरने लगती है। तभी अचानक रोहन पानी से भरे ड्रम के अंदर गिर जाता है और डूबने लगता है। माँ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ माँ, मुझे बचाओ। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। लता रोहन को पानी के अंदर से बाहर निकालती है और ड्रम भी खाली कर देती है। आज सभी उसे पानी के ड्रम के अंदर ही सोने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही सब सोने लगते हैं तो उन्हें सोने में काफी दिक्कत होती है। माँ, मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, लेकिन फिर भी मैं पैर नहीं फैला पा रही हूँ। पैर मुड़े मुड़े दर्द हो रहा है। इस पानी के ड्रम के अंदर तो बैठ ही सकती हैं, सोना तो इसमें नामुमकिन है। कोई ड्रम का ढक्कन खोलो, मेरी सांस फूल रही है, सांस नहीं आ रही है मुझसे। अगर ढक्कन खोल दिया तो मच्छर ड्रम के अंदर आ जाएंगे। सभी लोग जैसे तैसे करके उस पानी के ड्रम के अंदर सोने की कोशिश करते हैं। आधी रात का समय होता है और सब सो जाते हैं कि तभी उस पानी के ड्रम के बाहर 2 शराबी आकर खड़े होते हैं। अरे यार, ये इतना बड़ा ड्रम बीच रास्ते में किसने रख दिया? हटाओ इसे, ये हमारा रास्ता रोक रहा है। अरे तो हम इसे हटा देते हैं ना, चल एक जोरदार लात मारते हैं इसमें। वो दोनों शराबी उस पानी के ड्रम पर इतनी तेज की लात मारते हैं कि वो ड्रम लुढ़कता हुआ रोड की तरफ जाने लगता है, जिससे सभी लोग घबराकर उठ जाते हैं और उस ड्रम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रम के अंदर होने की वजह से कोई भी ड्रम को रोक नहीं पा रहा था। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये ड्रम रुक क्यों नहीं रहा है? जल्दी से ड्रम को रोको। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब तुम ही हमारी मदद करो। काफी देर लुढ़कने के बाद ड्रम एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। सतीश जैसे तैसे कर उस ड्रम का ढक्कन खोलता है और अब सभी लोग उस ड्रम के बाहर निकलते हैं। अरे अच्छा हुआ ये ड्रम इस पेड़ से टकरा गया और रुक गया। अगर किसी गाड़ी से टकराता तो हम सब का तो कीमा ही बन जाता। कुछ भी हो, लेकिन अब हम इस पानी के ड्रम के अंदर नहीं रह सकती। ना वो घर हमारे लिए सही है और ना ही ये पानी का ड्रम। गर्मी दोनों ही जगह है और यहाँ तो आज हमारी जान बर्बाद आ गई थी। गायत्री बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हम लोग तो जवान हैं, लेकिन बच्चे और माँ जी पिताजी का तो सोचिए, अगर उन्हें लग जाती तो क्या हो जाता। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम सब लंगड़े लूले नहीं हैं जो काम नहीं कर सकते। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, इनका इस्तेमाल करके हमें काम के लिए निकलना ही होगा और पैसे जोड़कर एक अच्छा घर लेना होगा जहां हम गर्मी से बच सके। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन हाथ पैरों में जान है मेरे भी। मैं भी काम करूंगी। जिस कपड़े की फैक्ट्री में सतीश काम करता था, उस फैक्ट्री में अपनी माँ और बहन को लगवा लेता है। वहीं लता लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम शुरू करती है। 1 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार इन सब के पास काफी अच्छे पैसे जुड़ जाते हैं, जिससे ये एक अच्छा खासा किराए का मकान लेते हैं और आराम से उस किराए के घर में रहते हैं। कुछ महीनों की और मेहनत के बाद आकर वो सब पैसे जोड़कर ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी का इंतजाम करते हैं और कुछ मजदूरों की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं, जिससे अब उन्हें ना ही किराए की चिंता होती है और ना ही गर्मी से बचने के लिए किसी पानी के ड्रम में अंदर रहना पड़ता है। माँ, आज आप इतनी जल्दी सब्जी बेच आई और ये आपके हाथों में इतना सामान क्यों है? कोई खास बात है क्या? ओहो दीदी, आप भूल गई। माँ, दीदी को बताओ और ये सामान मुझे दो। बानी ने अपनी सब्जी वाली माँ के हाथों से सामान ले लिया, जिसके बाद आस्था बोली, ऋषिका, तू भी ना बड़ी भुलक्कड़ है। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने बताया नहीं था तुम दोनों को ही आज लड़के वाले देखने आएंगे? अरे हाँ, लेकिन माँ वो तो बस मुझे देखने आने वाले थे, दोनों को मैं समझाती हूँ। वो जो सब्जी वाली जमुना जी थी, जिनके बेटे से मैं तेरी बात करने को सोच रही थी, वो लोग तो आएंगे ही, लेकिन साथ में एक अमीर परिवार से भी आज तुम्हें देखने आएंगे। अचानक से ही सब कुछ हुआ तो तुम्हें बता नहीं पाई। बस मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का ही रिश्ता साथ साथ पक्का हो जाए तो मेरा हक अदा हो जाएगा। आस्था की बात सुनकर ऋषिका कहीं खो सी गई और फिर वो बोली, माँ, अगर ऐसा है हम दोनों को ही देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो आप फिर मेरी शादी अमीर घर में तय कर देना। लेकिन बेटा, जमुना जी तो तुझे ही देखने आएंगी। और क्या? और अरे माँ, उन्हें पता थोड़ी है कि घर में 2 शादी के लायक बेटियां हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तो अमीर घर में ही शादी करूंगी। ऋषिका की बात सुनकर आस्था सोच में पड़ गई कि तभी पीछे से बानी बोली,
माँ कोई नहीं, मैं जमुना आंटी जी के बेटे से भी शादी करने को राजी हूँ। पैसे की क्या है, अपनी जरूरत पूरी होती रहे, बस इतना काफी है। बानी की बात सुनकर आस्था खुश हो गई। कुछ ही देर में उन्हें दोनों जगह से लड़के वाले देखने आ गए, जिसमें अमीर घराने ने ऋषिका को और गरीब घराने ने बानी को पसंद कर लिया। और फिर उनके जाने के बाद, वाह भगवान, मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरी दोनों बेटियों की ही शादी पक्की हो गई। मैं भी बहुत खुश हूँ माँ कि मेरी इतने अमीर परिवार से शादी फिक्स हुई है। अब एक बहन तो जाएगी अमीर ससुराल और दूसरी जाएगी सब्जी वाली के घर। हाँ दीदी, और मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी माँ भी सब्जी वाली और मेरी सास भी सब्जी वाली होंगी, वहां भी मुझे बिल्कुल घर जैसी ही फीलिंग आएगी। बानी की बात सुनकर ऋषिका बस नकली सी मुस्कुरा दी। देखते ही देखते दोनों बहनों का मायके में रहने का समय खत्म हो गया और वो दिन भी आ गया जब दोनों ही बहनों की शादी हो गई और वो अपने परिवार से विदा लेकर ससुराल आ गई। आज दोनों ही बहनों की पहली रसोई थी। वाह, नजर ना लगे कितनी सुंदर लग रही हूं मैं, आज तो मेरी पहली रसोई होगी। यकीनन मेरे ससुराल वाले मुझे ज्यादा नहीं थकाएंगे। ऋषिका ऐसे ही सोचते हुए तैयार होकर नीचे आ गई, जहां उसका पति और सास उसका इंतजार कर रहे थे। नमस्ते माँ जी। क्या नमस्ते, अरे कितनी देर में आई है, पहली रसोई नहीं बनानी है तुझे अपनी? हाँ माँ जी, बनानी है ना, आप बताएं कि मैं क्या बनाऊं? मेरा आज खाने में मटर पनीर, बटर चिकन, चंगेजी, रोस्टेड चिकन और साथ में कुकम्बर और कैरेट का सैलड खाने का मन है, तो वो बना देना। और मेरे लिए मंचूरियन, फ्राइड राइस, पास्ता और मीठे में फ्रूट क्रीम बना दो। इतना कुछ? माँ जी मैं इतना कुछ बनाऊं? और नहीं तो क्या, अरे तू हमारे घर की बहू है, अब खाना तो तू ही बनाएगी ना। ये क्या सवाल हुआ ऋषिका? अब जब तुम बहू हो तो तुम ही तो खाना बनाओगी। वैसे भी हमने सारे नौकरों को आज से छुट्टी दे दी है, अब से घर के काम तुम ही करोगी। अरुण की बात सुनकर ऋषिका बस चुप सी रह गई और वो रसोई में अपनी सास और पति की फरमाइश लिए आ गई। ये क्या बात हुई? पहले ही दिन मैंने तो सोचा था कि मुझसे कम काम करवाया जाएगा, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ ऋषिका बेचारी सिर्फ 2 लोगों के लिए भर भर कर खाना बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन बानी अपने गरीब ससुराल में कुछ इस तरह से थी। माँ जी बताइए ना, आपने बताया नहीं कि मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है। बहू, मैंने खीर और पूरी का सामान मंगवा दिया है, तो तू जाकर खीर और पूरी बना दे। लेकिन माँ जी मुझे ठीक से खीर बनानी नहीं आती है। तो कोई बात नहीं बहू, तू ऐसे घबरा क्यों रही है? अगर खीर बनानी नहीं आती तो कोई बात नहीं, तू हलवा बना ले। जमुना की बात सुनकर बानी खुश सी हो गई और उसने सभी के लिए सूजी का हलवा और पूरियां बना दी, जिनको सभी ने बड़े ही शौक से खाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दोनों बहनों को अपने अपने ससुराल में लगभग 1 महीना बीत चुका था। ऐसे ही एक दिन, ये लो शिखा, माँ जी ने भेजा है। वैसे शिखा, तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो? मेरा मतलब, बताती हूँ भाभी, मैं वकील बनने की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ भाभी, आपका मुंह क्यों उतर गया? कुछ नहीं, बस वो पुरानी कुछ बातें याद आ गई थी तो बस इमोशनल सी हो गई। पता है शिखा, मेरा भी सपना था, बचपन से ही मैं चाहती थी कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, लेकिन बस फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सर से बाप का साया ही छीन लिया। बची मेरी अकेली माँ, तो फिर उन्होंने ही हमें पाला और मेरा सपना अधूरा रह गया। वैसे मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम्हें अपना सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है। तुझे भी मिलेगा बहू, तैयार हो जा। माँ जी, क्या हुआ? अगर भगवान ने तेरी माँ को लाचार बनाया, दूसरी तेरे लिए सब कुछ करेगी। माँ जी, मुझे बता कि तेरी पढ़ाई कहाँ पर होगी, ये माँ तुझे वहीं लेकर जाएगी। जमुना की बात सुनकर बानी को रोना आ गया। जमुना बानी को उसका सपना पूरा करने के लिए मोटिवेट करने लगी। बानी बेटा चुप हो जा, अब तू बहुत जल्द अपना सपना जिएगी। मैं कल ही तेरा कॉलेज में एडमिशन करवाने चलूंगी। जमुना ने उसी दिन अपनी बहू के सपने की खातिर अपने इकलौते सोने के कंगन बेचे और उससे उसने अपनी बहू का एडमिशन करवाया और साथ में उसे किताबें भी ला कर दी। माँ जी, मैं नहीं जानती कि आपका किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। तेरी आंखें सब कुछ बोल रही हैं। अब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है बहू, अब बस तू पढ़ाई और अपना सपना पूरा कर। तू कामयाब होगी तो उससे मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी बहू। जमुना की बात सुनकर बानी बहुत ही ज्यादा खुश हुई, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन, माँ जी मैंने खाना बना दिया है, सफाई भी कर दी है, अब मैं कुछ देर आराम कर लूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ खाना पकाने और सफाई का ही काम होता है क्या घर में? अभी और काम है, जा जाकर छत की सफाई करके आ। जी माँ जी, मैंने तो क्या क्या सोचा था अपने ससुराल को लेकर, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मुझे तो यहाँ नौकरानी बनाकर रख दिया है। लेकिन फिर भी
हूं तो मैं अमीर परिवार की ही बहू, मुझे इस बात की खुशी है। ऋषिका बेचारी इस अमीरी के घमंड में अपने ससुराल वालों की सारी बातें झेल जाती थी। एक तरफ ऋषिका थी जो अमीर ससुराल जाकर भी नौकरानी जैसी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बानी थी जो अपने गरीब ससुराल में भी काफी खुश थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन बानी के घर उसकी माँ आई। अरे अरे, आज कैसे हमारे घर आने का दिल कर गया आपका समधन जी। आइए आइए। अरे बस बानी को देखने का दिल कर रहा था। वैसे कहाँ है बानी, दिखाई नहीं दे रही। और आप सफाई कर रही थी क्या? हाँ जी, बस सफाई कर रही थी। वैसे बानी कमरे में है, आइए मैं ले चलती हूँ। माफ करना समधन जी, मेरी बानी आपको सता तो नहीं रही है ना? मेरा मतलब आप ऐसे सफाई। नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बानी तो बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप चलिए तो कमरे में, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जमुना आस्था को बानी के कमरे तक लेकर गई, जहां आस्था बानी को पढ़ाई करता हुआ देख इमोशनल हो गई। बानी, माँ। अपनी माँ को देखकर बानी भी इमोशनल हो गई और वो उसके गले से लग गई। कुछ देर बाद, मैंने तो कभी नहीं सोचा था समधन जी कि आप मेरी बेटी के बारे में इतना ज्यादा सोचोगी। मैं बहुत खुश हूँ। बानी, अब से मेरी भी बच्ची है तो उसकी माँ उसके लिए इतना तो कर ही सकती है। अब बस आप तैयार रहना, अब बानी के IAS बनने की मिठाई ही आपके घर आएगी। जी जरूर। अच्छा बानी, मन लगा कर पढ़ना। हाँ, तेरी सास ने तेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं अब कुछ देर ऋषिका के घर जा रही हूँ। आस्था ऐसे बोलकर बानी के घर से उठ आई और फिर वो ऋषिका के घर गई, जहां उसे देखकर ऋषिका की सास साधना ने उसका स्वागत भी नहीं किया। ये सब्जी वाली आज यहाँ क्यों आ रही है? नमस्ते जी, ऋषिका कहाँ है? खाना बना रही है। साधना ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब ऋषिका बाहर आई तो उसे अपनी माँ बैठी हुई दिखाई दी। माँ, आप यहाँ कब आई? आधे घंटे पहले। तेरी सासू माँ ने तुझे बताया नहीं? मैं कब से यहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ। नहीं। ये क्या हालत बना ली है तूने ऋषिका? अरे अभी अभी मैं बानी के ससुराल से आ रही हूँ। उन लोगों ने हमारी बानी को पलकों पर बिठाया हुआ है। भले वो लोग गरीब है, लेकिन पता है बहुत ही प्यार से रखते हैं उसे। उसकी सास तो उसे पढ़ाई भी करवा रही है। अच्छा। ऋषिका ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अब अपनी माँ की बातें सुनकर ऋषिका को एहसास हो रहा था कि लालच में आकर उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। कुछ ही दिनों बाद बानी IAS ऑफिसर भी बन गई, जिसके बाद उसने अपने घर के हालात सुधार दिए। वहीं अब ऋषिका अपने ससुराल में पछताती थी।